हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्नर अकेडमी यूट्यूब पेज। आपका स्वागत है हमारे अकेडमी के पेज पे। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है बच्चों, पहले हमने इसको लाइव रन किया था, वहां पर हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, वन ईच, एक पोल और एक हिस्ट्री। ठीक है, आज हम जो करने जा रहे हैं, आज हम पोल का सेकंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो आपकी आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक है, उसका हम सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। और ये जो वीडियो होगा ये 10 मिनट्स की इसकी लिमिट है, हम इससे ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, तो प्लीज वीडियो को देखिए और बेनिफिट लीजिए। ठीक है, बात जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम लोग माइंड मैप पे। आज के जमाने में बच्चों, अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप पढ़ने के साथ साथ उसको कंसाइजली रिवाइज नहीं कर रहे हैं, होल्ड ऑन नहीं कर रहे हैं, उसको रिटेन नहीं कर पा रहे, तो इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम मैपिंग नहीं करते हैं। ठीक है, मैपिंग में हर टीचर जोर दे रहा है आजकल। बोर्ड के एग्जामिनर्स की जो टिप है वो भी यही है कि आप हर चैप्टर का एक माइंड मैप अपने ब्रेन में जो है वो रेडी करके रखें, ताकि जिस वक्त आप पेपर अटेम्प्ट करने बैठे आपके पास सारी चीजें क्लियर हो। मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी, सिर्फ 6, ठीक है, ओनली 6 टॉपिक्स के अंदर, ठीक है, सिर्फ 6 कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, यस, विद कंसाइज पॉइंट। ओके, और इन्हीं पॉइंट को अगर आप इलाबोरेट करें तो आप एक डिटेल आंसर भी बना सकते हैं। मेरे पीछे बच्चों आपको दिख रहा है एक पूरा का पूरा माइंड मैप, ये रहा। इससे बड़ा, इससे कोई ज्यादा बात हम करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इसी के अंदर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर छुपा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। ओके, अब मैं एक छोटी सी कहानी जो मैंने पहले भी सुनाई थी, मैं उसको रिवाइज करा देती हूँ एक बार। उसको याद रखेंगे, कनेक्शन में चीजों को याद रखेंगे ना, तो चीजों को होल्ड ऑन कर पाना जरूरी है, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज, एक स्टोरी, एक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर होता है, तो फिर हम उसी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट लगाते चले जाते हैं। ये जैसे मैथ्स लॉजिकल होती है, साइंस लॉजिकल है, वैसे पॉलिटिकल साइंस भी लॉजिकल है, जब तक हमें सारे रीजंस पता हो और सारी बैकग्राउंड की नॉलेज हो। तो अब तक हमने क्या देखा, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड, बाइपोलर वर्ल्ड और यूनिपोलर वर्ल्ड। ठीक है, स्टार्टिंग जो कहानी होगी वो थोड़ा उल्टा होगी, यूनिपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है, और बायपोलर वर्ल्ड। इन 3 कॉन्सेप्ट को आपको बार बार अपने दिमाग में याद रखना है। यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों की लड़ाई को आपको याद रखना है। कोल्ड वॉर जिसका नाम दिया गया था, जब वो कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो हमें लगा था कि वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर बन जाएगा, लेकिन वर्ल्ड ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि नहीं भाई, नॉट इवन यूएसए, ना ही रशिया, ये थे होते होंगे कभी सेंटर्स ऑफ पावर। आज जो वर्ल्ड है इट इज मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है, हमारे पास मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर है, जिसमें जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम 6 कॉन्सेप्ट में इसको रिवाइज करेंगे। ओके बच्चों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपका यूएसए। ठीक है, यूएसए में आपको क्या क्या याद रखना है। जब वर्ल्ड पावर बन गया, यूएसए सुपर पावर बन गया, तो यूएसए को लगा कि उसकी मिलिट्री, ठीक है, उसका मिलिट्री, उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस, अब वो यूनिपोलर वर्ल्ड बन चुका है। अब सोवियत यूनियन उसके पास नहीं बचा, अब उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विदाउट एनी डिक्लेरेशन, विदाउट एनी ब्लडशेड, यूएसए हैज बिकम द नंबर 1 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको जो जवाब, सीधा सीधा जवाब देता है यूएसए को, वो देता है यूरोपियन यूनियन। पर यूरोपियन यूनियन के इन्फ्लुएंस को समझने के लिए हमें पहले यूएसए के इन्फ्लुएंस को पूरी तरह से समझ लेना है। तो आपको याद रखना है, यूएसए दुनिया को इन्फ्लुएंस करता कैसे है, इन 3 चीजों से करता है बच्चे, अपनी मिलिट्री से, अपने ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस से, और टेक कल्चरल सॉफ्ट पावर से। दुनिया भर में पैसा यूएसए हर जगह इन्वेस्ट करता है। ठीक है, मिलिट्री इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अपनी इनकम का, अपनी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूएसए, रशिया और हर डेवलप कंट्री अपने डिफेंस सिस्टम पे खर्च करते हैं, ताकि कोई और इनको ज्यादा टक्कर ना दे पाए। तो एक इस चीज में इनको बढ़त हासिल रहती है, पर हमें उससे नहीं घबराना है, क्योंकि इसको टक्कर देने के लिए हम एक नया सेंटर देखने जा रहे हैं। ओके, यूएसए के पावर, यूएसए को रिवाइज करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक रखे हैं जो पिछले चैप्टर से उठाए हुए हैं और आपको ये हेल्प करेंगे। बट फिलहाल हमें यूएसए का रेफरेंस इतना ही याद रखना है कि कभी यूएसए अपने आप को समझ रहा था वर्ल्ड पावर, आज यूएसए को चैलेंज करने के लिए हमारे पास जो आ चुका है दैट इज यूरोपियन यूनियन। और हमें यूरोपियन यूनियन को थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा जो है वो डिटेल में हमें यूरोपियन यूनियन को समझना है। तो आपका फोकस होना चाहिए इस एरिया पे। ठीक है, क्या बात करनी है हमें, यूरोपियन यूनियन क्या है बच्चों। इसकी जो हिस्ट्री है ना, जनरली 1992 से जो है इफेक्टिव माना जाता है। इसको जो नाम पड़ा यूरोपियन यूनियन 1991 से 1992 के बीच में हुआ, आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। लेकिन इसका जो इंसेप्शन है या इसकी जो शुरुआत है वो कोल्ड वॉर शुरू होने के साथ साथ चलती आ रही थी। बस यूरोपियन यूनियन ने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया था कि वो भी एक चैलेंज बन सकता है इन दोनों कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर के लिए। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने
जब उसने इन दोनों, ठीक है, जब उसने यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, है ना, या कहें आज के टाइम का रशिया, इनके बीच की लड़ाई देखी तो यूरोपियन यूनियन को इतना समझ में आ गया था कि मिलिट्री पावर, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, या मैं अगर रशिया की बात करूं तो रशिया की ग्लोबल इन्वेंशन, इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इन सब से बचने के लिए एक ही रास्ता है कि हम हमारा खुद का एक ऐसा ब्लॉक तैयार करें जिसमें ना तो हमें ईस्ट और ना ही हमें वेस्ट, इन दोनों पावर को कभी लुक आफ्टर करना पड़े, कभी इन दोनों से डर के रहना पड़े। तो इसके लिए यूरोपियन यूनियन एक सोल्यूशन लेकर आता है। क्या लेकर आता है? उसने अपना, ठीक है, 27 कंट्रीज का एक नेटवर्क तैयार किया, और इस नेटवर्क को उसने इतने छुपे तरीके से तैयार किया कि अमेरिका को पता तक नहीं चला कि कब उसकी नाक के नीचे एक पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ पावर बन चुका है, जो पूरे यूरोप को अपने साथ जोड़ कर रखेगा। और उसमें खुद अमेरिका के दो साथी, ठीक है, जो उसके साथ वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर में भी उसके साथ रहे हैं। कौन? ब्रिटेन एंड फ्रांस, ठीक है। इन दोनों ने भी यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया। हालांकि रिसेंटली ब्रिटेन जो है वो इससे एग्जिट कर चुका है। ब्रिटेन ने बच्चों यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है। ब्रिटेन की एग्जिट को ब्रेक्जिट भी कहा जाता है, ठीक है। ब्रिटेन इससे एग्जिट कर चुका, फ्रांस अभी भी इसका एक पार्ट है, तो इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। चलिए अब टू द पॉइंट फटाफट बातें करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन की वैल्यू क्या है बच्चों? एक नया इकोनॉमिक ब्लॉक बनाया है इन्हें, 27 देशों की इकोनॉमी को मिला के एक नया नेशन बना दिया इन्होंने। शुरुआत इनकी खाली इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए हुई थी, बाद में जब इन्होंने देखा, ठीक है, तो धीरे धीरे इन्होंने एक इफेक्ट क्रिएट किया जिसको बोलते हैं ब्रुसेल्स इफेक्ट। इसके अंदर इन्होंने खुद की मिलिट्री, खुद की पॉलिटिक्स को क्रिएट करना शुरू कर दिया। और यूरोपियन यूनियन की सबसे खास बात है यूरो। ओके बच्चे, आपको ये वर्ड याद रहना चाहिए। यूरोपियन यूनियन की सबसे खास बात है यूरो। यूरो क्या है? अमेरिका के पास पावर होने का एक सबसे बड़ा पहलू ये था कि दुनिया में कोई भी करेंसी हम किसी भी देश के साथ एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा जो करेंसी का वैल्यू है पहले डॉलर में एक्सचेंज होता है, बाद में जाके उस कंट्री XYZ जिस भी कंट्री के साथ आप लोग ट्रेड कर रहे हैं उसकी करेंसी में जाके ये चेंज होता है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ ऐसा नहीं था। यूरोपियन यूनियन ने इसका अमेरिका के इन्फ्लुएंस से निकलने का सबसे अच्छा तोड़ निकाला, और वो ये था यूरो। एक बहुत ही स्मार्ट मूव प्ले करते हुए उसने खुद की एक करेंसी बना ली है जो इन 27 देशों में वैलिड है। इन 27 देशों में वीजा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इन 27 देशों को अमेरिका की डिपेंडेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा सोल्यूशन बनकर आया था यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड मार्केट में, ये दिखाने के लिए कि भले ही यूएसएसआर खत्म हो चुका हो लेकिन अब हम यूएसए के इन्फ्लुएंस में तो नहीं आएंगे, ठीक है। और भी इसके अंदर कई चीजें जो आपको याद रखनी है, बट फिलहाल जो मैंने इंपॉर्टेंट बात इससे आ सकती थी वो आपको समझा दी है। अब थोड़ा थोड़ा बाकी को डिस्कस कर लेते हैं कि ठीक है, यूएसएसआर नहीं रहा तो क्या रशिया है? बिल्कुल रशिया है। रशिया के पास आज भी वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल और गैस रिजर्व में से एक है, ठीक है। इसका मिलिट्री इंटरवेंशन जो है किसी हाल में किसी तौर पर कम नहीं हुआ है। पूरे 15 देशों को अकेले ने मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया था, तो आज के टाइम पर भी वो यूएसए को बराबर टक्कर देता है, ठीक है। लेकिन अब वो किसी की भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ और सिर्फ रशिया बनकर रहना चाहता है, अपने इन्फ्लुएंस को बरकरार रखते हुए। सेकेंड है इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, बिल्कुल है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आज भी रशिया का इन्फ्लुएंस उतना ही है जितना अमेरिका का। एक तरह से कह सकते हैं कि हमेशा एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में रहते हैं, पर जरूरी नहीं है, ठीक है, कि अभी लड़ाई करे ही करे। ओके, लिमिटेशन क्या है रशिया के ऊपर? रशिया अक्सर, ठीक है, वर्ल्ड जो है इसके ऊपर कई जगहों पर सैंक्शन लगाता रहता है। जैसे आपने सुना होगा करंटली भी यूक्रेन के साथ वॉर में है, तो यूएसए कई बार इस पर सैंक्शन लगाता है, पर इसके लिए बिल्कुल वैसी बात है कि एक हाथी के ऊपर एक चींटी हो, फर्क ही क्या पड़ता है ना। तो रशिया अगेन अ कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ वर्ल्ड पावर, एक पीसफुल कंट्री जिसने कभी वर्ल्ड वॉर 2 में दूसरे देशों का साथ तो दिया लेकिन नुकसान इतना उठाया कि कसम खा ली दोबारा कोई मिलिट्री नहीं रखेगा। जापान, एशिया का फर्स्ट डेवलप्ड कंट्री, बहुत प्यारा देश है, बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी इसकी इकोनॉमी है, डेवलपमेंट में लीडरशिप दिखाता है, एशिया को लीड करता है दिखाने के लिए कि आपके पास रिसोर्सेज ना भी हो तो भी आप एक सुपर पावर बन सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर पावर है। अमेरिका को भी इसने अपने आगे जो है झुकने को मजबूर कर दिया। अमेरिका के साइंटिस्ट को मैनेजमेंट यहाँ से जाके सीखना पड़ा, अमेरिका के साइंटिस्ट को कई टेक्नोलॉजीज यहाँ से जाके लेनी पड़ी। तो जापान अपने आप में एक ऐसा सुपर पावर है एशिया का जिसके आगे अमेरिका को भी हाथ बांधकर खड़े होना पड़ता है, ठीक है। की सिक्योरिटी पार्टनर है हमारे रीजन में, इसके होते हुए
हालांकि सिक्योरिटी पार्टनर डेफिनेटली है, लेकिन जापान के फोर्स के बारे में आप याद रखिएगा, जापान की जो फोर्स है वो डिफेंसिव फोर्स है। जापान में कोई अटैकिंग फोर्स नहीं है, बड़ा ही पीसफुल कंट्री। ओके, तो हम यहाँ यूरोपियन यूनियन, रशिया और जापान डिस्कस कर चुके हैं। बात आ जाती है, जब तक अपनी कंट्री को डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हमारा चैप्टर पूरा नहीं होगा। याद रखना, ये जो वर्ल्ड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आपकी बुक है, ये IR इंटरनेशनल रिलेशन को पूरा पूरा जो है वो मैच करती है। एक्चुअल में इंटरनेशनल रिलेशन का दूसरा नाम ही यही है। तो एक कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर हम और जरूर देखेंगे। ध्यान दीजिए, USA, चाइना, रशिया, ये 3 ऐसे देश हैं जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के पार्ट भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चाइना के पास भी भाई रैपिड ग्रोथ है, ठीक है, इसका अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसकी वजह से हमें अक्सर तंग करता रहता है। इसके ग्रोइंग टेक कैपेसिटी, 5G स्पीड, AI, डीप सीक, पता नहीं क्या क्या। लेकिन चाइना जो है ये भी अब अमेरिका या रशिया या किसी के भी इन्फ्लुएंस में आने वाली कंट्री नहीं। तो इन सब के बेस पे हम इतना कह सकते हैं कि जब ये सब फ्लोरिश हो रहे हैं तो इंडिया तो शुरू से ही फ्लोरिश होता हुआ आया है। देखिए, हमारी भी इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग डेमोक्रेसी, दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया है, ठीक है। देन स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, इंडो पैसिफिक रीजन में भी हमारा स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जिसके साथ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज ना होती हो। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे इंडिया का नाम ना पहुंचा हो। मेजर टैक्स सर्विस सेक्टर हमारे पास है। इनफैक्ट हमारा मल्टीलेटरल जो फोरम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ऑलमोस्ट 195 जो कंट्रीज वर्ल्ड में रजिस्टर्ड है, इनमें मैक्सिमम जो कंट्रीज जिनके नाम आप जानते हैं उनके साथ इंडिया का ट्रेड चलता है। चलिए, तो दीज वर द कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, ठीक है। यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है वो ग्लोबल इन्फ्लुएंस डिस्कस किया है, जियोपॉलिटिक्स की नीति को समझा है, और हमने ये देखा है कि कैसे जो पावर डायनेमिक्स है कभी 2 देशों के बीच में, इसको ऐसे देखना, जो दुनिया के पावर डायनामिक्स कभी सिर्फ 2 देशों के बीच में हुआ करते थे, ठीक है, आज वो 2 देशों के बीच में ना होकर, यानी आज जो वर्ल्ड है वो बायपोलर ना होकर मल्टीपोलर हो चुका है, जिसके इतने पोल्स हैं कि आप किसी एक को राजा ठहरा नहीं सकते। ओके गाइज, होपफुली ये माइंड मैप आपको हेल्प करे, आपकी बातें समझ में आई हो। और भी डिटेल में अगर कॉन्सेप्ट आप जानना चाहते हैं, पहले तो हम इसको सिर्फ रीकैप कैप्सूल के तौर पर लेके चल रहे हैं, आगे आने वाली क्लास में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी। सो इफ यू फाइंड दिस सीरीज यूजफुल, डू शेयर इट, डू लाइक इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।